बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने यूनिट 11A के सिलसिले में यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के फर्स्ट हाफ के सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 17 डिस्कस किया था। आज हमने इसी यूनिट का टेस्ट नंबर 18 डिस्कस करना, कुछ मजीद नए क्वेश्चन हमने देखने हैं। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ यूरेनियम। सो न्यूक्लियॉन की तादाद बेसिकली मास नंबर कहलाती है, एटॉमिक मास नंबर कहलाती है, कि जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। और ऑफ कोर्स चार्ज नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। तो यूरेनियम का आपको जेड यानी चार्ज नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 92। और यूरेनियम के लिए आपको कैपिटल ए यानी मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 235। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर होगा 235 यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज। सो न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल भी हो सकता है और एटॉमिक नंबर से ज्यादा भी हो सकता है। आपके 87 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा। या मैंने यहाँ पे दो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से बकायदा साबित भी किया हुआ है। आप देखें 1H1 के लिए मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 1H2 के लिए मास नंबर ज्यादा है और एटॉमिक नंबर कम है। तो याद रखिएगा, मास नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल भी हो सकता है और मास नंबर एटॉमिक नंबर से ज्यादा भी हो सकता है। आपके 87 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू इट्स atomic number. Question number 88, in the nucleus of 8O17 the number of protons, neutrons and the electrons are respectively. Now 8O17 का न्यूक्लियस आपके सामने यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है। ये 8 क्या है, एटॉमिक नंबर। Z ये 17 क्या है, मास नंबर यानी A। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर यानी 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, N इक्वल्स A माइनस Z यानी N इक्वल्स A माइनस Z यानी 17 माइनस 8 एंड दैट इज 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। सो प्रोटॉन्स की तादाद कितनी, 8, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी, 9, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी, 0। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 89, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। वन ऑफ द इजियर एमसीक्यूज। 89th एमसीक्यू का आंसर होगा बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज बीटा, जो कि बाइंडिंग एनर्जी ही डिसाइड करती है कि आपको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर 90, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियॉन इज अ मेजर ऑफ। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती जाएगी, न्यूक्लियस को तोड़ना उतना मुश्किल होता जाएगा और न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होता जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली आपको न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। 90th एमसीक्यू का आंसर होगा स्टेबिलिटी यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91, इन द डिसइंटीग्रेशन सीरीज आपको क्वेश्चन में लिखी दिखाई दे रही है, द वैल्यू ऑफ Z एंड A रेस्पेक्टिवली विल बी। नाउ प्लीज, पेरेंट न्यूक्लियर क्या था, यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। अल्फा निकलने से मास नंबर में 4 की कमी होती है, तो 238 कहां पे आ जाएगा, 234। और अल्फा निकलने से चार्ज नंबर में 2 की कमी होती है, तो 92 कहां पे आ जाएगा, 90 पे। और बीटा निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है, तो 234 अनचेंज रहेगा और एटॉमिक नंबर 90 से बढ़ के 91 हो जाएगा। आपके 91 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, अ सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड ऑफ मास नंबर X डिकेज बाय बीटा एमिशन and gamma emission to a second nuclide of mass number Y, the correct relation between X and Y is। याद रखिएगा, बीटा के निकलने से या गामा के निकलने से मास नंबर या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर बोलने लगा हूं, बीटा के निकलने से या गामा के निकलने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन गामा के निकलने से इवन एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता। और एमसीक्यू किसको कंसर्न कर रहा है, मास नंबर को, तो बीटा और गामा निकलने से मास नंबर चेंज हरगिज़ नहीं होगा। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, y इक्वल्स x यानी डेल्टा। ये मैंने गामा की क्वेश्चन लिखी हुई है, अगर मैं बीटा की भी क्वेश्चन लिखूं तो ZXA बीटा के निकलने से जाहिर सी बात है कि जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर चेंज नहीं होगा। हाँ, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा भी हो सकता है अगर बीटा निकल रहा है, और 1 की कमी भी हो सकती है अगर एंटी बीटा निकल रहा है। फॉर द लास्ट टाइम आई रिपीट, बीटा के निकलने से मास नंबर या और बीटा और गामा के निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता। 92 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, y इक्वल्स
x. क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, इनमें से किस डिके के दौरान एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है. सो मैंने तमाम पॉसिबल डिकेज यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दी हैं. गैमा इज आउट ऑफ क्वेश्चन, चूंकि गैमा के निकलने से ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है. अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, मास नंबर में 4 की कमी आती है. और हमारे सवाल में हम किसको तलाश कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर में डिक्रीज को. तो अल्फा इज द आंसर और इज द ऑप्शन टू लुक एट. अच्छा जी, बीटा के निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आती है. लेकिन कौन से बीटा के निकलने से, एंटी बीटा के निकलने से, पॉजिट्रॉन के निकलने से. इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर में कमी करनी है तो अल्फा एमिशन होनी चाहिए या एंटी बीटा एमिशन होनी चाहिए, पॉजिट्रॉन एमिशन होनी चाहिए. जबकि बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है, मास नंबर चेंज नहीं होता. नाउ इस सवाल में हमने किसको फोकस करना था, एटॉमिक नंबर में कमी को. तो एटॉमिक नंबर में कमी आपको कौन करता दिखाई दे रहा है, अल्फा और एंटी बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन. आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी. चूंकि ए में मुझे अल्फा डिके दिखाई दे रहा है और बी में मुझे बीटा प्लस डिके दिखाई दे रहा है. तो आई रिपीट, आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा. Question number 94, a nucleus with a mass number of A and atomic number of Z disintegrates an alpha particle and 2 beta plus particles. The resultant nuclide has a mass number and atomic number respectively equal to. Again ये ट्रांसपोर्टेशन मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी हुई है. पेरेंट न्यूक्लियाई कितना है, X, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, Z, और मास नंबर क्या था, A. अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 की कमी, तो मास नंबर क्या हो गया, A-4. और अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z-2. और बीटा प्लस नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, बीटा माइनस नहीं, बीटा प्लस नहीं कर रहा है, यानी पॉजिट्रॉन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, यानी एंटी बीटा पार्टिकल नहीं कर रहा है, बीटा पार्टिकल नहीं निकल रहा. तो एंटी बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ जाती है. तो 2 एंटी बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर तो अगेन चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर में मजीद 2 की कमी आ जाएगी. तो 2 एंटी बीटा के निकलने से मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर में 2 मजीद कम हो जाएंगे. तो Z-2 कम होके क्या हो जाएगा, Z-4. तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है या जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई है, उसका मास नंबर विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, A-4. और उसका चार्ज नंबर विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, Z-4. आपके 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा. Question number 95, when thorium transforms to bismuth, then the number of emitted alpha and beta particles are respectively. अगर आपको याद हो तो लास्ट टेस्ट में भी हमने एक शॉर्टकट देखा था, एक फॉर्मूला देखा था कि जिससे आप नंबर ऑफ एमिटेड अल्फाज और नंबर ऑफ एमिटेड बीटास को निकाल सकते हैं और एक एक ऑप्शन आपको चेक नहीं करनी पड़ेगी. वो फॉर्मूला क्या था कि जब पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, m नंबर ऑफ अल्फास निकाल के और n नंबर ऑफ बीटास निकाल के, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसका मास नंबर कैसे लिखा जा सकता है, A-4m, जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, और उसका चार्ज नंबर कैसे लिखा जा सकता है, Z-2m प्लस n, और इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स. नाउ बिस्मथ का मास नंबर कितना है, 212. तो 212 किसके बराबर आ गया, A-4m, और A पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर था. तो 212 इक्वल, इस A की जगह क्या आ जाएगा, ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर यानी 228 माइनस 4m. 4m इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 212 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके 228 में से माइनस होके क्या देगा 16, 4 उधर आके डिवाइड होगा. तो कितने अल्फा पार्टिकल ने करें, 4. अब यही एक्सरसाइज बीटा पार्टिकल्स के लिए करें. तो बीटा पार्टिकल्स के आप देख सकते हैं कि बिस्मथ का जो चार्ज नंबर है वो 83, और फॉर्मूला किससे कंपेयर हो रहा है, Z-2m प्लस n. तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया. नाउ Z क्या था, ओरिजिनल यानी पेरेंट न्यूक्लियाई का चार्ज नंबर जो कि क्या था 90. तो Z की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस 2m की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस n इक्वल्स 83. 2 इंटू 4 8 90 में से माइनस होगा तो क्या बनेगा 82 प्लस n इक्वल्स 83. 82 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो कितने बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, 1. तो अल्फा कितने निकल रहे हैं, 4, और बीटा पार्टिकल्स कितने निकल रहे हैं, 1. 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा,
चार्ली। क्वेश्चन नंबर 96, एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी न्यूट्रली रेडियोएक्टिव इफ इट हैज अ जेड ऑफ। हेनरी बक्वेरल ने 1896 में डिस्कवर किया था कि वो तमाम एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, और अपनी अनस्टेबिलिटी का इजहार अपने में से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकाल के करते हैं। ये फिनोमेना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इन न्यूक्लियाइड को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड कहा जाता है और निकलने वाली रेडिएशंस को रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। 96 एमसीक्यू का आंसर होगा ग्रेटर देन 82 यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट कैन बी द चार्ज ऑन द बीटा पार्टिकल्स emitted ड्यूरिंग द फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बीटा पार्टिकल्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, बीटा और एंटी बीटा, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अगर बीटा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यानी -e। और अगर एंटी बीटा पार्टिकल है यानी पॉजिट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या +e। आपके 97th एमसीक्यू का आंसर होगा +-e, यानी आपके 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 98, the masses of two radioactive substances are same and their half-lives are 1 year and 2 years respectively. The ratio of their activities after 6 years. चले मैं पहली वाली सब्सटेंस को नाम दे देता हूं A का, कि जिसकी हाफ लाइफ क्या है 1 ईयर, और मैं दूसरी वाली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या नाम दे देता हूं B का, कि जिसकी हाफ लाइफ क्या है 2 ईयर्स। तो बताएं 6 ईयर्स के बाद दोनों की एक्टिविटी क्या होगी, और इनिशियली दोनों की अमाउंट बिल्कुल क्या है, सेम है। नो प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा, एक जिसकी हाफ लाइफ क्या थी 1 ईयर, 6 ईयर्स तक जाते जाते कितनी हाफ लाइफ गुजार जाएगा, 6 तो फिर 6 हाफ लाइफ के बाद ए के अनडिकेड एटम्स कितने रह जाएंगे, n0/2⁶। रिमेंबर अनडिकेड का फॉर्मूला n0/2⁴n, और 2⁴n पे जो n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं। चलें अब यही एक्सरसाइज बी के लिए करें। तो बी के जिसकी हाफ लाइफ क्या है 2 ईयर्स, 6 ईयर्स तक जाते जाते कितनी हाफ लाइफ गुजार चुका होगा 3, तो फिर बी के कितने अनडिकेड रह जाएंगे, n0/2⁵। नो n1 क्या है, ए के अनडिकेड एटम्स यानी n0/2⁶, और n2 क्या है, बी के अनडिकेड एटम्स यानी n0/2⁵। नो अब सबको पता है एक्टिविटी किसके बराबर होती है, A = n लैम्डा, जबकि लैम्डा क्या होता है 0.693/t। तो एक्टिविटी नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्टिविटी हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक्टिविटी नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्टिविटी हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से रेशियो निकालने, तो रेशियो क्या निकलेगी, A1/A2 = n1/n2 × T2/T1। एक्टिविटीज की रेशियो आपने निकालनी थी इक्वल, n1 कितना था, n0/2⁶, n2 कितना था, n0/2⁵, T2 दूसरे वाले एलिमेंट की हाफ लाइफ 2, T1 पहले वाले एलिमेंट की हाफ लाइफ 1। प्लीज ध्यान से देखिएगा, n0 और n0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2⁵ ऊपर जाके इस 2 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा 2⁴, नीचे क्या मौजूद है 2⁶, 2⁴/2⁶ is 1/2⁵, and 1/2⁵ is 1/4। 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, हेल्फा। होपफुली आपको ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर टोटल नंबर n ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेल्टा n decayed in a time delta t are given by delta n equals -λn delta t, where lambda represents, lambda कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम, जिसके यूनिट्स क्या होते हैं पर टाइम, पर सेकंड, पर डे, एंड दिस इज नोन एज डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 100, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद अ हाफ लाइफ ऑफ 9.75 आवर्स इज। नाउ प्लीज, डिके कांस्टेंट क्या होता है 0.693/t हाफ। नाउ मैंने 0.693 को क्या लिख दिया 0.7, और 0.7 क्या लिखा जा सकता है, यानी 7/10। तो 0.693 की जगह क्या आ गया 0.7 या 7/10। हाफ लाइफ कितनी गिवन है 9.75 आवर्स, दैट इज ऑलमोस्ट 10 आवर्स। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 7 वैसे का वैसा, ये 10 वैसे का वैसा, ये 10 वैसे का वैसा, और आवर्स का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड्स। अब मैं क्या करने लगा हूं, अगेन जरा ध्यान से देखें, 10 × 10 × 36
इंटू 100 7। अब आप कह सकते हैं ये तो आपने बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दिया, नहीं मैं चेंज अभी लेके आने लगा हूं। 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें। और प्लीज ये देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5, एक ये और ये क्या बन गया 10⁵, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻5, और 70/36, 70/36 इज ऑलमोस्ट 72/36, और 72/36 इज 2, तो आपका आंसर 2 इंटू 10⁻⁵ के आसपास आएगा, यानी आपके आंसर का नॉन जीरो नंबर 2 के आसपास होगा और पावर 10⁻⁵ होगी। 100 एमसीक्यू का आंसर है 1.97 इंटू 10⁻⁵ per second, that is beta. Question number 101. Half-life of radium is about 1600 years. In how many years shall the earth lose all its radium due to radioactive decay? हमने लेक्चर में पढ़ा था और बहुत दफा ये बात मैंने रिपीट की थी और आपने पहले भी पढ़ी होगी। हाफ लाइफ तो मेजर होती है, फुल लाइफ हमेशा क्या होती है इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर रेडियम की हाफ लाइफ क्या है 1600 ईयर्स, तो उसकी फुल लाइफ क्या होगी इन्फिनिटी, यानी अर्थ कभी भी पूरा का पूरा रेडियम लॉस नहीं करेगी। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर होगा नेवर, यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 102, पॉसिबल यूनिट्स ऑफ डिके कांस्टेंट is/r। फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिके कांस्टेंट। फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लैम्डा इक्वल्स माइनस डेल्टा n ओवर डेल्टा टी। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, और टाइम का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। सो इसका मतलब डिके कांस्टेंट के यूनिट पर टाइम के होंगे, यानी पर सेकंड हो सकते हैं, पर मिनट हो सकते हैं, पर आवर हो सकते हैं, या पर डे हो सकते हैं। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी पर डे। Question number 103. If A1 and A3 represent the decayed atoms of the substance during the first and the third half-life period, then अच्छा A1 क्या है number of decayed atoms during first half-life, और A3 क्या है number of decayed atoms during third half-life। तो बताएं A1 और A3 का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। ना मैंने आपके सामने दो सीक्वेंस बनाए हुए हैं। ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है ये अनडिकेड बिहेवियर को शो कर रहा है। क्या फर्स्ट करें इनिशियल अमाउंट क्या थी n, तो पहली हाफ लाइफ के बाद कितने अनडिकेड रह जाएंगे n/2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितने अनडिकेड रह जाएंगे n/4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितने अनडिकेड रह जाएंगे n/8। लेकिन हमारा सवाल अनडिकेड का नहीं था, हमारा सवाल डिकेड का था। तो अगर मैं यही सीरीज किसके लिए बनाऊं, डिकेड के लिए बनाऊं, तो पहली हाफ लाइफ के बाद n/2 अनडिकेड हैं तो n/2 डिकेड हो जाएंगे। अब जब टेक्निकल काम शुरू होने का ध्यान से फोकस करिएगा। दूसरी हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने हैं n/4, तो डिकेड कितने हो जाएंगे 3n/4। तो ऐसी बात है अगर चार में से एक अभी भी सरवाइव कर रहा है तो खत्म कितने हो गए होंगे 3। और तीसरी हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने हैं n/8, तो डिकेड कितने हो जाएंगे 7n/8। तो ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है ये 3 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड रह जाने वालों को शो कर रहा है, और ये जो नीचे वाला सीक्वेंस है ये 3 हाफ लाइफ के बाद डिकेड होने वालों को शो कर रहा है। नाउ प्लीज A1 क्या था, फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान डिके होने वाले एलिमेंट्स। नाउ फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान एलिमेंट्स n से कहां पे पहुंच रहे हैं n/2 पे। इनिशियल कितने थे n, डिकेड कितने हो गए n/2। इसका मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में कितने डिके हो रहे हैं n - n/2, दैट इज n/2। नाउ A3 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिकेड इन थर्ड हाफ लाइफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिकेड आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिकेड ड्यूरिंग थर्ड हाफ लाइफ। तो प्लीज सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने डिके हो गए थे 3n/4, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने डिके हो गए थे 7n/4। तो दूसरे से तीसरे में आते हुए कितने मजीद डिके होंगे ये करने के लिए 7n/8 माइनस 3n/4, and that comes out to be n/8। now प्लीज ध्यान से मेरे जुमले फिर सुन लें कि फर्स्ट हाफ लाइफ में कितने डिके हो रहे हैं n/2, और थर्ड हाफ लाइफ के दौरान, थर्ड हाफ लाइफ के बाद नहीं, थर्ड हाफ लाइफ के दौरान कितने डिकेड हो रहे हैं n/8। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दें।
तो A1 को कौन डिवाइड करेगा? A3, और n/2 को कौन डिवाइड करेगा? n/8। A1/A3, A1 क्या था? n/2, और A3 क्या था? n/8। n और n क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 किधर चला जाएगा? ऊपर, तो 8/2 का आंसर क्या आएगा? 4। तो अगर मैं A3 को उधर ले जाऊं तो A1 किसके बराबर आ जाएगा? 4A3। आपके 103rd MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी A1 इक्वल्स 4A3। क्वेश्चन नंबर 104, 280 days old radioactive sample has an activity of 6000 dps, that is disintegration per second. After 140 days activity decreases to 3000 dps, that is disintegration per second. The initial activity in dps was. Now please ध्यान से देखिएगा, 280 days के बाद कितनी एक्टिविटी थी? 6000। अब 280 डेज में आपने मजीद 140 डेज और गुजार दिए, तो 420 डेज के बाद एक्टिविटी 6000 से हाफ होके कितनी रहेगी? 3000। मैं फिर बोल रहा हूं, सवाल के मुताबिक 280 डेज के बाद एक्टिविटी कितनी थी? 6000। 280 डेज से फर्दर 140 डेज के बाद, यानी 420 डेज के बाद एक्टिविटी 6000 से हाफ होके कितनी रहेगी? 3000। अब उसका सवाल पता क्या है? इनिशियल एक्टिविटी निकालने। तो मैं ऐसा रिवर्स ऑर्डर में काम करने लगा हूं कि 420 डेज के बाद एक्टिविटी कितनी थी? 3000। तो इसका मतलब 280 डेज के बाद एक्टिविटी 3000 का क्या होगी? डबल, यानी 6000। थोड़ा और पीछे आए तो 140 डेज के बाद एक्टिविटी 280 डेज की एक्टिविटी यानी 6000 से डबल हो जाएगी, यानी 12000। और इनिशियल एक्टिविटी 0 डेज का मतलब है जब आपने सैंपल को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, इनिशियल एक्टिविटी 140 डेज की एक्टिविटी यानी 12000 से भी डबल हो जाएगी, यानी 24000 dps। आपके 104 MCQ का आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स अल्फा। क्वेश्चन नंबर 105, द mass ratio of two radioactive isotope is 3:1. Their half lives are 12 and 16 hours respectively. The ratio of their mass after 2 days यानी 48 hours will be. Now please again, मैंने पहले रेडियोएक्टिव एलिमेंट को क्या नाम दे दिया? A का। मैंने दूसरे को क्या नाम दे दिया? B का। A की हाफ लाइफ कितनी थी? 12 आवर्स। तो 2 डेज यानी 48 आवर्स तक जाते जाते 12 आवर्स जितने कितने साइकिल पूरे हो जाएंगे? 4। तो A की कितनी हाफ लाइफ चलेगी? 4 हाफ लाइफ चलेगी। तो फिर A के लिए अनडिकेड कितना रह जाएगा? 3/2⁴। रिमेंबर, A की इनिशियल अमाउंट क्या थी? 3। वो रेशियो की तरफ ध्यान करें, 3:1। तो A की इनिशियल अमाउंट क्या थी? 3। आगे चलें, B की हाफ लाइफ कितनी थी? 16 आवर्स। तो 48 आवर्स यानी 2 डेज तक जाते जाते 16 आवर्स जैसे कितने साइकिल पूरे हो जाएंगे? 3। तो B की कितनी हाफ लाइफ चलेगी? 3। तो B कितना रह जाएगा? 1/2�3, जबकि 1 ऑफ कोर्स क्या है? B की इनिशियल अमाउंट। तो अब आपने दोनों की मैसेज की रेशियो निकालनी थी। तो 2 डेज या 48 आवर्स के बाद A कितना रह गया? 3/2⁴। B कितना रह गया? 1/2�3। रेशियो निकालने A और B। A कितना था? 3/2⁴। B कितना था? 1/2�3। ये 2�3 यहां से 2�3 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल 2 बचेगा। आपके MCQ का आंसर क्या आएगा? 3:2, यानी 105th MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा 3:2। क्वेश्चन नंबर 106, plutonium decays with half-life of 24,000 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is. आपके पास प्लूटोनियम है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 24,000 years। लेकिन आपने उसको स्टोर कितनी देर तक किया, या उसको कितनी देर तक स्टोर रखा गया? 72,000 तक। तो बताएं उसकी कितनी फ्रैक्शन अभी भी अनडिकेड होगी, यानी अभी भी एक्टिव होगी? नो प्लीज, 24,000 का मतलब क्या है? 24,000 ईयर्स का मतलब क्या है? 1 हाफ लाइफ। तो अगर मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, तो 3 × 24,000 इज 3 हाफ लाइफ। इसका मतलब 72,000 ईयर्स का मतलब है 3 हाफ लाइफ चलेगी। और अब जरा अनडिकेड की तरफ आए तो अनडिकेड का फॉर्मूला क्या होता है? n/2⁴n। इसमें n क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन सैंपल। और इसमें ये n क्या है? स्मॉल n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ गॉन। तो कितनी हाफ लाइफ चलेगी? 3। तो n वैसे का वैसा, और इस n की जगह क्या आ जाएगा? 3। सो दिस विल गिव यू फ्रैक्शन वाइज
1/8। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा, क्योंकि 2⁻3 ऑफ कोर्स क्या होता है 8 होता है। आई रिपीट, आपके 106 एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 107, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द डिके कांस्टेंट इज, पहले भी बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि लैम्डा और यानी डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0.693 एंड 0.693 इज नेचुरल लॉग ऑफ 2। 107th एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। Question number 108, which one of the following combination of radioactive decay results in the formation of an isotope of the original nucleus? Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number। तो इनमें से वो परमुटेशन या वो कॉम्बिनेशन बताएं कि जिस कॉम्बिनेशन को या जिस परमुटेशन को या जिस सीक्वेंस को फॉलो करने से पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे। आपके 108 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। कैसे, जरा ध्यान से देखें, ये पेरेंट न्यूक्लियाई था कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या था Z और मास नंबर क्या था A। अब जब इसमें से एक अल्फा निकलेगा तो मास नंबर A से कम होकर क्या हो जाएगा A-4 और एटॉमिक नंबर Z से कम होकर क्या हो जाएगा Z-2। और जब इसमें से दो बीटा निकलेंगे, नेगेटिव वाले बीटास निकलेंगे, तो मास नंबर तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा A-4। अब बता एटॉमिक नंबर जो Z-2 था, इसमें जब 2 का इजाफा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Z में चेंज हो जाएगा। तो जब पेरेंट और फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई को आपस में देखें तो इनके मास नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। दीज आर आइसोटोप्स। तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई अगर आइसोटोप होना चाहते हैं तो फिर नेचर को एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल एमिट करवाने पड़ेंगे। 108 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। Question number 109, a radioactive isotope has a half-life of 5 years. The fraction of atoms of this material that would decay in 15 years would be. Now please, 5 years का मतलब क्या है कि एक हाफ लाइफ, या उल्टा बोल लें, एक हाफ लाइफ का मतलब क्या है 5 years, तो 15 years का मतलब क्या होगा 3 हाफ लाइफ आर गॉन। अब मैं डिकेड की तरफ आ रहा हूं, चूंकि क्वेश्चन लॉन्ग डिकेड का नहीं है, क्वेश्चन डिकेड का है। तो डिकेड का फॉर्मूला क्या होता है n-n/2n। n क्या है, इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन द गिवन सैंपल, और ये स्मॉल n मैं पहले भी बता चुका हूं किसको शो करा है, कितनी हाफ लाइफ चली गई है। अब 15 ईयर्स तक कितनी हाफ लाइफ चली जाएंगी 3। तो जब प्लीज ध्यान से देखिएगा n-n और इस n की जगह क्या आ जाएगा 2⁻3। 2⁻3 क्या होता है 8, तो n-n/8 इज 7n/8, तो कितनी फ्रैक्शन चलेगी 7/8, यानी आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 110, हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 days. After how many days 16 ग्राम ऑफ पोलोनियम विल बी रिड्यूस्ड टू 1 ग्राम। 16 ग्राम को 1 ग्राम तक लेके आना, बताएं कितनी देर लगेगी, जबकि हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम क्या है 140 days। सीक्वेंस बना लें, पहली हाफ लाइफ के बाद 16 से कहां पे आएंगे 8 पे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 8 से कहां पे आएंगे 4 पे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 4 से कहां पे आएंगे 2 पे, और चौथी हाफ लाइफ के बाद 2 से कहां पे आएंगे 1 पे। तो अगर एक हाफ लाइफ कितनी है 140 days, तो 16 ग्राम से 1 ग्राम तक आते हुए कितनी हाफ लाइफ चलेगी 4। तो अगर एक हाफ लाइफ कितनी है 140 days, तो 4 हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 4 into 140 days, दैट इज 560 days। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 560 days, यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 111, द डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिके ऑफ एन एटम इन यूनिट टाइम। Alpha decreases as the atom become older, beta increases as the age of the atom increases, Charlie lambda is independent of the age of the sample, delta behavior of lambda with time depends on nature of activity। Decay constant is a constant। जिस तरह किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ चेंज नहीं होती, इसी तरह उस एलिमेंट का डिके कांस्टेंट भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। याद रखिएगा, रेट ऑफ डिके चेंज होता है, डिके कांस्टेंट चेंज नहीं होता। रेट ऑफ डिके टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, लेकिन डिके कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता। 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 112, इन अ गिवन रिएक्शन आपको लिखा दिखाई दे रहा है, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द सीक्वेंस ऑफ। आपके एक टेस्ट में भी लिखा हुआ है, मैंने भी यहां पे लिख दिया, जरा प्लीज ध्यान से देखें। तो पहली ट्रांसपोर्टेशन में एक्स वाई में कन्वर्ट होता हुआ मास नंबर चेंज नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा कर रहा है, तो दिस इज गॉट टू बी बीटा। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं कि मास नंबर में 4 की कमी आ गई और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ गई। तो चूंकि एटॉमिक नंबर पहले से कहां पे पहुंचा हुआ था +1 में, तो इसमें जब 2 की कमी आएगी तो Z-2 नहीं आएगा, Z-1 आएगा, तो अल्फा के निकलने की निशानी।
और तीसरी ट्रांसमुटेशन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो एक गैमा के निकलने की निशानी है। तो आपके 112th एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा अल्फा गैमा, यानी 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। Question number 113, alpha, beta and gamma rays emitted by radioactive substance are passed through a region containing a magnetic field at right angles to their path. The energy gained will be. याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड गैमा पार्टिकल को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किसको डिस्टर्ब कर सकती है? अल्फा को और बीटा को, चूंकि उन पे चार्ज होता है। लेकिन आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी फोर्स पैदा करती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के लिए सेंटीमीटर फोर्स की तरह बिहेव करती है, जो कोई वर्क नहीं करवाती। और जब कोई वर्क नहीं होगा तो एनर्जी भी चेंज बिल्कुल नहीं होगी। जब एनर्जी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी गेन और लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। 113 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, 0 फॉर ऑल ऑफ देम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम 12, 25? इनमें से मैग्नीशियम के लिए कौन सा टेबल, कौन सी ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रही है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यानी Z कितना है? 12। मैग्नीशियम का मास नंबर यानी A कितना है? 25। एनालिसिस करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है जी? Z, और Z कितना था? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? N यानी A माइनस Z यानी 25 माइनस 12 यानी 13। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? मास नंबर यानी 25। आपके 114th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द ग्राफ अबव इज ड्रॉन फॉर अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोइड्स। Which of the following statement is correct? एक एक ऑप्शन देखने जरा। अल्फा, न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर टेंड टू गो फ्यूजन। याद रखिएगा, हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियाई फ्यूजन अंडरगो नहीं करते, फिशन अंडरगो करते हैं, लाइक यूरेनियम। सो अल्फा गलत है। बीटा, न्यूक्लियाई विद लो मास नंबर टेंड टू गो अंडरगो फिशन। ये भी उल्टा जुमला हो गया, चूंकि लो मास वाले न्यूक्लियाई फ्यूजन अंडरगो करते हैं, फिशन ही, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। तो अल्फा गलत है, बीटा गलत है। 40, न्यूक्लियाई अंडरगो फिशन और फ्यूजन इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये जुमला इसलिए गलत है कि चाहे फिजन रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन रिएक्शन हो, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों रिएक्शंस में आपको रिएक्शन के बाद एनर्जी मिलती है, और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिएक्टर से ज्यादा हो। इसका मतलब 40 इसलिए गलत है कि जब फिजन और फ्यूजन होता है तो फिजन और फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले बन रहे होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल बन रहे होते हैं। सो अल्फा इसलिए गलत है कि हाई मास नंबर वाले एलिमेंट फिजन करते हैं, फ्यूजन नहीं। बीटा इसलिए गलत है कि लो मास नंबर वाले एलिमेंट्स फ्यूजन करते हैं, फिजन नहीं। 40 इसलिए गलत है कि फिजन और फ्यूजन के बाद याद रखिएगा जो प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनके पास ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, न्यूक्लियाई इन द मिडल रीजन ऑफ द ग्राफ टेंड टू बी द मोस्ट स्टेबल। और आपको याद होगा आयरन, निकल वगैरह, आर्सेनिक वगैरह इस मिडल रीजन में ही लाई कर रहे होते हैं कि जहां पे न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाकी सारों से ज्यादा होती है। आई रिपीट, आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। होपफुली तमाम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।